जहाँ तक सवाल है, तो मेडिटेशन में हमेशा क्या होता है कि जो अपन एक वेरी बिगिनर्स के लिए यदि अपन एक सोचें, तो उनका क्या होता है कि जैसे ही आप उनको बोलेंगे कि आँख बंद करके बैठिए, ठीक है ना? यदि हम भी बिगिनर्स हैं, कभी ना कभी तो रहे होंगे ना हम भी, तो हमारे भी वो एक्सपीरियंस होंगे कि जैसे ही हम आँखें बंद करते हैं, तो हमको बिल्कुल ऐसा फ़ील होता है कि एक अंधेरे कमरे में हमको बंद कर दिया गया है ना? और एक मतलब अंदर से छटपटाहट होती है कि कब हम अपनी आईज़ ओपन कर लें और कब लाइट आ जाए। ये किस-किस का अनुभव है? थम्स अप करें। देखिए आई थिंक ये 95% बिगिनर्स यही एक्सपीरियंस करते मेरी हैं। एक फ्रेंड है जो अभी कर रही है बेसिक्स में, वो मुझे हमेशा ये बात बोलती है कि मुझे घबराहट होती है। जब मैं आइज बंद करती हूँ, मेडिटेशन के लिए सोचती भी हूँ, तो मुझे घबराहट होने लगती है। तो ऐसा तो खैर नहीं है हमारे साथ, लेकिन वही नहीं, ध्यान में घबराहट इन द सेंस कहने का मतलब है कि जैसे जब लाइट चली जाती तो हम कैसे बेचैन होके तुरंत कैंडल या टॉर्च या मोबाइल की लाइट कुछ तो भी ऑन करते हैं। वही फीलिंग होती है, जब स्टार्टिंग हम करते हैं। मैम लेकिन सारे क्या थॉट्स उसी टाइम आ जाते हैं। मतलब हम हाँ, कोशिश जो करते हैं कि थॉट्स को हटाने की, और उस टाइम तो पता नहीं कौन कौन से थॉट्स आ जाते हैं। हुँ। तो एक्चुअली होता क्या है कि इन जनरल 20 से 40 थॉट्स पर मिनट्स हमारे माइंड में आते हैं। लेकिन जैसे ही हम रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं अपने आप को कि बस अब कुछ नहीं सोचना है, तो मालूम पड़ता है वो 60 और 80 पर चले जाते हैं, ब्लास्ट होने लगते हैं। ठीक है? और बहुत बार तो शायद ऐसा भी होता होगा कि अगर कोई किसी उस समय उलझन में है, परेशानी में है, तो उसको वो सारे थॉट्स आते होंगे या मान लीजिए किसी के घर में कोई फंक्शन है या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? तब आपको बहुत सारे ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी कर लेंगे, ये सारे थॉट्स आपके शुरू हो जाते होंगे, ठीक है? तो थॉट्स हमेशा कैसे होते हैं, एक चेन में होते हैं। एक थॉट आया, उससे रिलेटेड दूसरा आएगा, उससे रिलेटेड तीसरा आएगा, ऐसे करते-करते वो थॉट्स जो है पूरी चेन बना लेते हैं। तो इसीलिए स्टार्टिंग में हम गाइडेड मेडिटेशन को प्रेफर करते हैं। फर्स्ट जो थॉट्स पर कंट्रोल कर लेता। सेकंड जब भी हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन आज्ञा चक्र पर होना चाहिए। आज्ञा चक्र मतलब दोनों आईब्रोज के बीच में जहां हम बिंदी या तिलक लगाते हैं। ठीक है। अब ये जो आज्ञा चक्र है इसको ऐसे मान के चलिए कि जैसे हमारा रूम है, उसमें एक जगह टेलीविजन की स्क्रीन फिट है। ठीक है। अब आप उसको ऑन करते हैं और यदि आपको किसी चीज की फ्रीक्वेंसी मालूम है तो आप उस फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं तो वो पिक्चर आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होने लगता है टेलीविजन के, राइट? ठीक है। अब एट ए टाइम सोचिए कि मान लीजिए डीडी का कोई चैनल है या जी टीवी है, उस पे कोई बहुत सैड सा सॉन्ग चल रहा है या सैड सा कोई सीन चल रहा है, ठीक है? लेकिन ठीक उसी समय हो सकता है कि सब टीवी पर बहुत कोई कॉमेडी चल रहा हो, ठीक है? अब ये आपके ऊपर है कि आपने कौन-सी फ्रीक्वेंसी को मैच किया, है ना? आप चाहें तो जी टीवी भी कर सकते हैं, आप चाहें तो स्विच करके सब टीवी भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही जो आज्ञा चक्र है, वो हमारे पूरे बॉडी की एक स्क्रीन है, इंटरनल स्क्रीन है। सिर्फ आपको उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करते हुए आना चाहिए कि किस तरह से आप उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करें कि आप जो भी चाहे वो देख लें, राइट? तो सबसे पहले जब हम मेडिटेशन शुरू करते हैं, तो हमको एक डार्क, एक पूरा ब्लैक स्क्रीन जैसा नज़र आता है, बिल्कुल टेलीविज़न के जैसा। जब टेलीविज़न बंद रहता है तो कैसा होता है? वहाँ हम सोच भी नहीं सकते कि वहाँ लाइट्स होगी, पिक्चर्स होंगी, साउंड्स होंगे, कुछ भी नहीं सोच सकते हैं। एक ब्लैक सिंपल स्क्रीन दिखती है, ठीक है? लेकिन जैसे-जैसे हम उसको ट्यून करते हैं, जैसे आप थोड़ा-सा पुराने टेलीविज़न पे चले जाइए, जहाँ पे एक स्विच होता था और वो स्विच को हम मूव कर के, रोल कर के चैनल को ट्यून करते थे, है ना? या ऊपर एंटीना को घुमा के और उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करते थे। तो जैसे-जैसे हम फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं तो उसके पास पहुँचते हैं तो थोड़ा ब्लर पिक्चर्स या साउंड आने लगते हैं। फिर एग्ज़ैक्ट जैसे ही फ्रीक्वेंसी आती है तो एकदम
क्लियर पिक्चर साउंड आने लगता है, राइट? वैसे ही आज्ञा चक्र है, लेकिन उसको ट्यून करना आपको सीखना पड़ेगा, तो वो सिखाता है मेडिटेशन। तो स्टार्टिंग में पेशेंसली उसको आप ब्लैक में इमेजेस ढूंढिए, कलर्स ढूंढिए। तब क्या होगा कि कुछ समय बाद, लगभग 1 हफ्ते के बाद, अब ये 1 हफ्ता एक इमेजिनरी टाइम है, क्योंकि जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि हर बॉडी माइंड डिफर है। तो किसी को हो सकता है 2 दिन में वो इम्पैक्ट आ जाए, किसी को हो सकता है 15 दिन भी लगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, आपका ऑरा कैसा है, आपके कॉन्शियसनेस का लेवल क्या है, इन सारी चीजों पर वो डिपेंड करता है। तो कुछ दिनों बाद आपको उसमें कलर्स दिखने शुरू होंगे। जैसे अगर अंधेरे इसमें हम लेजर लाइट को ऑन करते हैं, तो एक ऐसा रे दिखता ना कलरफुल, वैसे ही आपको कलर्स दिखने शुरू होंगे। फिर उसके कुछ दिनों बाद वो एक ज्योमेट्रिकल फिगर में कन्वर्ट होंगे, या तो ट्रायंगल या स्क्वायर या ओवल, ज्यादातर लोगों को ओवल होता है, या सर्किल। और वो धीरे धीरे एक एक पॉइंट से शुरू होगा और धीरे धीरे फैलता हुआ पूरी स्क्रीन को कवर करेगा। ठीक है, उसके कुछ समय बाद वो एक कलर जो है वो आपकी स्क्रीन पे फिक्स हो जाएगा। अब ये जो कलर होता है, ये भी पिंक, वायलेट, पर्पल, ब्लू, रेड, ये कोई भी हो सकता है। ये भी डिपेंड करता है कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपका नेचर कैसा है, आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है। ठीक है, अब धीरे धीरे ये चेंज होना शुरू होगा, और जब ये कलर चेंज होगा तो ये फाइनली व्हाइट कलर तक आएगा। है ना, लगातार जब आप करते जा रहे हैं कंटिन्यूशन में प्रैक्टिस, तो ये व्हाइट आएगा। और जिस दिन ये व्हाइट कलर आ गया, तो जैसे अभी आप जो भी अपने चारों ओर देख रहे हैं, जब आप आंख बंद करेंगे तो हमको ऐसा लगता है कि लिमिटेशन हो गया, अब हम कुछ देख नहीं पा रहे हैं। तो बिल्कुल जस्ट उसके अपोजिट आपको फील होगा कि अब मैं ज्यादा अच्छा देख पा रही हूँ। और वो जो एक वो होती ना कि अंधेरे की छटपटाहट, या आंख खोलने की जो लगता कि जल्दी से खोलने, वो सब चीजें ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगी। बट ये यहाँ तक की प्रोसेस में हो सकता है किसी को 1 साल लग जाए, हो सकता है कोई 4 महीने में कर ले। तो ये वेरी करेगा उस व्यक्ति के कॉन्शियसनेस लेवल। ठीक है, तो ये मेडिटेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब आज मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं एनर्जी को कैसे फील करते हैं, ये फील कराऊंगी। ठीक है, तो आप लोग जहां भी बैठे हैं, तो सबसे पहले अगर चेयर पर भी बैठे हैं और अगर आप पैर ऊपर कर सकते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज पैर को किसी वुडन या उस पे रख लीजिए, मतलब फ्लोर के टच में ना रहें बस। वो भले ही नीचे एक मैट डाल लीजिए पैर के नीचे, या एक पटा रख लीजिए, या एक प्लास्टिक का स्टूल रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए। और जो फोल्ड करके चेयर पे रख सकते हैं वो चेयर पे रख लीजिए। इंटेंशन इतना है कि आपके जो सोल है वो फ्लोर के टच में ना रहे, क्योंकि अर्थ जो है एक गुड कंडक्टर है एनर्जी का। तो वो तुरंत एनर्जी को अपने में खींच लेता है, और आपको फिर उस एनर्जी को फील करने में प्रॉब्लम हो। राइट, सभी ने कर लिया? थम्स अप करके बताते जाएं आप लोग तो मुझे पता चलेगा। यस, ओके। अब सेकंड आपको ये करना है कि आप जिस भी चेयर पर बैठे हैं, तो आपका जो बटक्स पोर्शन है, पेल्विक है, उसको पूरा चेयर पे टच कर लीजिए पीछे बैक पोर्शन से, जिससे आपकी स्पाइन पूरी स्ट्रेट हो जाए। ठीक है, शोल्डर्स को थोड़ा रोल बैक कर लीजिए इस तरह से कि आपके शोल्डर प्लेट्स जो हैं वो भी चेयर के बैक पोर्शन को टच रहे। आपकी फाइनली एकदम स्ट्रेट हो गई है पोजीशन। ठीक है, दोनों हाथों को इस तरह से सॉफ्टली ज्ञान मुद्रा में रखते हुए अपने नीज पर रख लें। अब आपको ये जो मुद्रा है, ठीक है, इसमें इसका साइंस क्या होता है कि मुद्रा का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे कमरे में फैन लगा है, उसका क्वालिटी है कि वो हवा देता है, बट वो डिपेंड किस पे है? स्विच पे। इसका कंट्रोल कहाँ है? स्विच पे है। तो ऐसे ही माना जाता है कि ये जो हमारे पाम्स होते हैं, तो हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं, इन सब का स्विचेस इस पाम पर रहता है।
और सोल पर रहता है, लेकिन अभी हम चूंकि पाम से रिलेटेड बात कर रहे हैं इसलिए हम पाम पर लेंगे। तो जब हम कोई भी मुद्रा बनाते हैं तो क्या होता है, ये देखने में बहुत इजी लगती है, अरे बस ऐसे ही तो करना है। लेकिन जब हम इसको थोड़ा सा लंबे समय तक करेंगे तो यहाँ पर ना स्ट्रेचिंग क्रिएट होने लगती है, और ये बॉडी के किसी ना किसी इंटरनल ऑर्गन को इफेक्ट करता है, जिसका वहां पर स्विच होगा। क्लियर हो गया? तो मुद्राओं का साइंस ये होता है कि कोई भी मुद्रा को लगभग 45 मिनट लगाने पर उसके इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन आप यदि स्टार्टिंग में ये 5 मिनट भी लगाएंगे ना, तो आपको यहाँ पर बहुत स्ट्रेचिंग फील होगी। ठीक है। सेकंड ये है कि जब भी हम मुद्रा लगाते हैं, जैसे अभी इसमें हम इंडेक्स फिंगर को थंब से टच कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी चूंकि पंच तत्वों से मिलकर बनी है, और हम हमेशा ऐसा बोलते हैं अकॉर्डिंग टू योग और आयुर्वेद कि ये पंच तत्व जब तक बैलेंस होते हैं तब तक हमारी बॉडी स्वस्थ रहती है। तो ये जो हमारी पांचों उंगलियां हैं, ये पंच तत्वों को रिप्रेजेंट करती है। तो इसमें जो हमारा थंब है, ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट फिंगर जो है ये वायु, इसके बाद मिडिल आकाश, फिर पृथ्वी रिंग फिंगर, और लास्ट की जो छोटी है वो जल। तो ये पांच तत्वों को रिप्रेजेंट करती है। तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा, आप कोई भी मुद्रा बनाए, अग्नि तत्व सब में कॉमन होता है, क्योंकि बिना अग्नि तत्व के हमारा जीवन नहीं है। हमारा अस्तित्व का जो मूल तत्व है वो अग्नि तत्व है। तो जब हम ये जो ज्ञान मुद्रा लगा रहे हैं, तो जब हम इसको इंडेक्स फिंगर से टच करेंगे तो इन दोनों के टिप टच होने चाहिए। कई लोग होता ना इस तरह से पकड़ लेते हैं कि ये नेल टच हो रहा है, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, दोनों के टिप टच हो। दिख रही है मेरा हाथ दिख रहा है सभी को? ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट करना है, वो सिर्फ इतना करना है कि आपको वो जो टच सेंस है वो फील हो। ना ही इसको ऐसे बहुत जोर से दबा के रखना है, ना ही इतना ढीला रखना है कि वो जो टच सेंस है वो भी आपको फील ना। ठीक है। और रेस्ट फिंगर को अपने नेचुरल उसमें रहने दें, उनको ऐसे खींच के रखने की जरूरत नहीं है। हल्का सा कर्व नेचुरल प्रोसेस में रहने दें। अपनी तरफ से कर्व करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन जो एक हम नेचुरल इसकी पोजीशन होती है वो, ये आपकी हो गई क्या, ध्यान मुद्रा। अब दोनों हाथों को इसको रख के नी पर रखें। अब जब हम जनरल किसी आसन में बैठते हैं तो हम दोनों हाथों को ऐसा सीधा रख के नी पे रखते हैं, एल्बो को स्ट्रेट रखते हुए। लेकिन होता क्या है, उसमें शोल्डर आगे आ जाते हैं, ठीक है, और हमारा चेस्ट जो है वो थोड़ा सा क्लोज हो जाता है। तो नी पर रखें और एल्बो को पीछे ले जाके, जो चेयर का बैक है ना, जो हमारे आर्म्स है एल्बो और शोल्डर के बीच के, उनको पीछे सटा दें। तो आप देखिए चेस्ट आपका पूरा ओपन हो गया हो, राइट। ये एथेंटिकल सही वही है कि आप जो हाथ सीधा रखते हैं, लेकिन हमारी आज की जरूरत ये है। ठीक है। अब आपको आंखें बंद करना है और पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर रखना। अब आज्ञा चक्र पर जो भी इमेजेस, जो भी कलर, जो भी ज्योमेट्री फिगर जो भी आ रहा है, उसको बस देखते जाए। 2 मिनट तक आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि आपके आज्ञा चक्र पर क्या चल रहा है। किसी तरह का कोई फिगर आ रहा है, कौन सा कलर आ रहा है, अगर ज्योमेट्रिकल फिगर आ रहा है तो क्या है। धीरे धीरे विजुअलाइज करें कि आपके आज्ञा चक्र पर एकदम खुले हुए जो बादल होते हैं, वैसा बादल है, ब्लू स्काई है, और बीच बीच में बादल हैं, और उन बादलों से ओम निकलता हुआ आपके करीब आ रहा है। जैसे ज्यूम इन ज्यूम आउट होता है ना, सेम उस पोजीशन में उन बादलों से ओम जूम आउट और जूम इन हो रहा है। बार बार उसे जूम आउट जूम इन करते जाएं, और फिर धीरे से उस ओम को अपने आज्ञा चक्र पर विजुअलाइज करना शुरू कर दें। वो ओम कोई भी कलर का हो सकता है।
अब इस ओम को विजुअलाइज करते हुए धीमी गहरी लंबी सांस लें और पूरी सांस को बाहर छोड़ते हुए मानसिक रूप से ओम का उच्चारण करें, साउंडलेस। आपको साउंड नहीं करना है, सिर्फ धीमी गहरी लंबी सांस लें। जब सांस लेंगे तो नेवल पूरी तरह बाहर आ जाएगा आपका, और धीरे धीरे सांस छोड़ें और एक्सेल करते हुए ओम को चेंट करें और नेवल को मैक्सिमम अंदर तक, स्पाइन तक लेके जाएं। कंटिन्यू करते जाएं। अब पोजीशन बिल्कुल वही बना के रखें, बिना हिले डुले, सिर्फ आंखें हल्के से खोली, क्योंकि आगे की प्रोसीजर आपको देखनी है, इसलिए आईज ओपन करा रही हूँ, अदरवाइज आईज क्लोज रखते हुए ही इसको हम कंटिन्यू कर। अभी देखिए, आपको अपने दोनों हाथ हल्के से राउंडेड करते हुए, ठीक है, और लगभग 3 इंच की दूरी पर रखना है और धीरे धीरे इसे 6 से 8 इंच की दूरी पर लाना है, बहुत स्लो मोशन में। आप अभी देख बस लें पहले, फिर आंख बंद करके करें। अभी सिर्फ देख लें और फिर ऐसे ही धीरे धीरे, बिल्कुल मैं फास्ट करके दिखा रही हूँ, ये स्लो मोशन में आपको फिर 2 इंच तक लाना है और वापस फिर लेके जाना है। ये स्पीड इसकी और स्लो रहेगी। ऐसा आपको 8 से 10 बार करना है, ठीक है। तो हाथ आपस में ज्वाइन नहीं होंगे, इस चीज का ध्यान रखना है। 2 इंच की दूरी तक लाते हुए वापस 8, मतलब 8 इंच से 2 इंच तक आपको बार बार इस तरह से मूव करना है, स्लो मोशन, राइट। चलिए आंखें बंद कीजिए और शुरू करिए प्रोसेस करना। हल्का सा कर्व रखिए, फिंगर्स एकदम स्ट्रेट नहीं रखें। प्रीति जी कर्व करें फिंगर्स को, थोड़ा सा हल्का सा और कर्व करें। यस, वेरी गुड। 10 टाइम्स ऐसा करें, उसके बाद अपनी आईज ओपन कर लें। जिनका 10 टाइम्स हो जाता है वो अपनी आईज ओपन करें। निधि जी थोड़ा और स्लो लेके जाएं, बहुत फास्ट लेके जा रहे हैं आप, स्पीड थोड़ी कम कर लें। यस, वेरी गुड। 10 टाइम्स जब आपका हो जाए तो आप आईज को ओपन कर लें। बिना रब किए हाथ को, और सिर्फ आईज को सॉफ्टली ओपन कर लें। आई थिंक सभी का हो गया होगा। स्वाति जी आपका हो गया है? अभी कंटिन्यू करें। यस, आप अपना अनम्यूट करें अपने आप को और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मैम, मुझे ये फीलिंग आई सबसे पहले तो थोड़ा एक शांति सी, और प्लस जो मेरे हैंड्स में था, इट्स लाइक वेरी सॉफ्ट काइंड ऑफ च्युइंगम, जिसको मैं स्ट्रेच कर रही हूँ। और मतलब मैं उसको, इट्स अ काइंड ऑफ इलास्टिसिटी जो मतलब थोड़ा सा मेरे हैंड्स में फील हो रहा है, विच इज आई थिंक एयर प्रेशर जो वहाँ पे एक्यूमुलेट, मुझे ऐसा फील हुआ। निधि जी?
रितु जी। मैम सेम, हाथों में ऐसा लगा कि कुछ प्रेशर टाइप है हमारे हाथों के बीच में। प्रीति जी। मैम जब आपने आईज क्लोज करवा करके पूछा कि क्या दिख रहा है, तो मुझे जैसे वो बर्फी का शेप जैसा वो, और स्क्वायर वो टाइप। थोड़ा स्क्वायर नहीं, एंगुलर। रेक्टेंगल। हाँ, ट्रायंगुलर। एंगुलर। ओके ओके ओके। Rhombus. एंड हाँ, और उसमें पिंकिश पर्पलिश मतलब कलर, डीप कलर दिखा। एंड फिर उसके बाद ओम का जो आपने जूम इन जूम आउट कराया, वो थोड़ा वाइटिश कलर का आया। एंड फिर एनर्जी का जो फीलिंग था वो हैंड में, ऐसा लग रहा था कि कोई सरफेस, हाथ के सरफेस पे कोई मतलब प्रेशर से आई एम मूविंग, कोई प्रेशर आ रहा है हाथ पे जिससे हम उसको मूव कर रहे हैं आगे पीछे। तो निधि जी, यहाँ से कोई भी मतलब किसी को भी मैं रिस्ट्रिक्टेड करके नहीं रखी हूँ, सभी सेल्फ म्यूटेड और अनम्यूटेड हैं। यहाँ से मैं नहीं रिस्ट्रिक्ट की हूँ, तो आपको सेल्फ ही करना पड़ेगा अनम्यूट। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि सभी को एक एनर्जी फील हुई, जो हमने हाथ को इस तरह से किया, ठीक है। तो आपको ऐसा लगा कि किसी एक चीज को आप ऐसा पुश कर रहे हैं, और जब आप अपने हाथों को बाहर ले जा रहे हैं, कोई एक फोर्स के अगेंस्ट लेके जा रहे हैं, ये आपके हाथों की एनर्जी थी, ठीक है ना, जिसको हम ऑरा भी कहते हैं, या इसको बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी भी कहते हैं, जो हमारे ऑरा में रहती है, और ये बनती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी से, ठीक है। तो इसको बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी भी कहते हैं। जी बोले निधि जी। मैम जब मैंने आईज क्लोज की तो मुझे रेक्टेंगल दिखा ब्लैक कलर का सेंटर में, बस। उसके बाद मेरा डिस्टर्ब हो गया था, किसी कारण से मैं उठ के चली गई थी। फिर मैं आई और जब ये वाला मैंने किया तो लाइक एक दो बार तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब मैं थर्ड और फोर्थ टाइम में जब मैंने वाव भी किया था एक साइड, क्योंकि जब मैं पास ला रही थी तो मेरे हाथ अट्रैक्ट हो रहे थे, और जब मैं दूर जा रही थी तो वो अपने आप से दूर हो रहे थे, मेरा कंट्रोल नहीं था। फिर जब आपने बोला कि और स्लो करो, तो उसमें वो प्रेशर मुझे बढ़ गया, मतलब जो पहले प्रेशर था वो बढ़ गया, मतलब अपने आप हाथ बहुत ज्यादा चिपकने की कोशिश कर रहा है, और अगर यहाँ से मैं उसको दूर ले जा रही हूँ तो वो अपने आप दूर की तरफ जा रहा है अनकंट्रोल्ड वे में। तो लाइक ये सब क्या था? तो देखिए, ये पावर आपको समझ में आ गया कि आपके हैंड्स में है ना। अब देखिए, इससे आप एक क्या सोल्यूशन कर सकती हैं कि आप जैसे पानी पीती हैं या खाना खाती, आप उसकी एनर्जी को मेजर कर सकती, ठीक है। जैसे ही आप, जैसे मान लीजिए ये पानी का ग्लास लिया, सपोज ये पानी का ग्लास है भरा हुआ, ठीक है। उसके थोड़े से ऊपर इस तरह से हाथ रखिए और ऊपर लेके जाइए, फिर नीचे लेके जाइए, फिर ऊपर लेके जाइए, तो आपको एक एनर्जी फील होने लगेगी। और इस हाथ को धीरे धीरे ऊपर बढ़ाते जाइए, तो आपको ये समझ में आएगा कि कितने डिस्टेंस तक एनर्जी फील हो रही है। और जो एनर्जी जितने अधिक डिस्टेंस तक फील होगी, उसका मतलब उसकी एनर्जी उतनी अधिक अधिक है ना, या पावरफुल है। तो आप अपने खाने को, पीने को, हर चीज को इस तरह से चेक कर सकते हैं कि उसमें कितनी एनर्जी है। ऐसा तो नहीं कि आप बहुत अच्छा फूड खा रहे हैं, सपोज आप बहुत न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हैं, जस्ट लाइक पनीर खा रहे हैं आप, ये एक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो आप उसकी एनर्जी को चेक कर रहे हैं, तो मालूम पड़ा उसमें एनर्जी तो है ही नहीं, तो वो पनीर खाने से भी क्या फायदा। कई लोग होते हैं ना, बोलते हैं हम बहुत अच्छा खाना खाते हैं, रिच फूड खाते हैं, फिर भी हमें हमारी बॉडी को वो नहीं लगता है। तो आप इस प्रोसेस से अपने खाने को, अपने पीने के पानी को, या कोई और भी चीज आप ले रहे हैं, तो उसको आप एनर्जी को फील कर सकते हैं, फर्स्ट। सेकंड, अगर जैसे आप लोग अलग से ट्राई कीजिएगा, जब कभी आप फ्री रहते हैं, कि एक अ, कांच के ग्लास में पानी लीजिएगा,
लगभग 3/4 भरा हुआ, और उसकी पहले एनर्जी चेक करिएगा। ठीक है, मान लीजिए वो यहां तक आ रही है, सपोज, ठीक है। अब उस पानी को देखते हुए और आप 11 बार ओम या ओम अरहम नमः ऐसे किसी मंत्र का मानसिक रूप से जाप करिएगा, और अगर आप अकेले हैं तो आप बोल के भी कर सकते हैं, और आपकी दृष्टि उस पानी पे होनी चाहिए, और उसके बाद आप फिर से मेजर करिएगा। तो तुरंत देखिएगा कि आपके एनर्जी का जो दायरा है, डिस्टेंस है, वो बढ़ जाता है। 1 मिनट ना, केवल आप लोग जब तक आपस में बात कर सकते हैं, एक सेकंड। ओम का तो वाइट मुझे भी दिखा था कि ओम वाइट कलर में, बाकी मेरे को कोई शेप वगैरह नहीं मेरे को दिखी। मेरे को तो बहुत सारा कुछ ऐसा हो गया था, शफल सा कुछ हो गया जैसे। निधि जी ऐसा भी होता है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी ना टीवी के सामने बैठी हूँ, तो जैसे मैंने आईज क्लोज की ना, वो टीवी ही मेरे सामने आ गई। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वही शेप और वही कलर। और थोड़ी देर बाद जब मैंने और डीपली सेंस करना स्टार्ट किया ना, क्लाउड्स वाला सीन, तो वो टीवी गायब, फिर वो क्लाउड्स आना स्टार्ट हो गए थे, फिर नहीं, मैंने क्लाउड डिस्टर्ब हो वाला गया सीन था। तो हमने इमेजिन किया तो वो तो आ गया, लेकिन वैसे जैसे आंख बंद करी और कुछ भी इमेजिन नहीं करा तो बहुत सारी चीजें जैसे शफल हो रही थी माइंड में। कोई फिगर नहीं, कोई कलर नहीं, कुछ नहीं ऐसा। अभी और मैं आपको ओम लगा, जब ओम हमने विजुलाइज करा ओम को, तो वो व्हाइट कलर का आता हुआ दिखा कि हाँ, व्हाइट कलर का ओम दिखा। मैम एक क्वेश्चन है कि लाइक हम्म अभी मैं जस्ट अभी के सामने ही बैठकर ये सारा कर रही हूँ, मेरे थोड़ा सा अबाव लेवल पर टीवी है, तो जब मैंने आईज क्लोज की तो सेम साइज एंड सेम कलर मुझे आया, तो क्या वो वो टीवी ही स्क्रीन बना है क्या? होगा, है ना? हाँ, एक्चुअली ये हमारे आज्ञा चक्र की क्वालिटी है कि आप किसी भी चीज को फोकस करके थोड़ी देर और आंख बंद करें तो सेम शेप और साइज आपके यहाँ अंदर बनेगा, और इसी के बेस्ड पर त्राटक होता है। त्राटक भी जब हम करते हैं ना, तो जैसे सपोज हम फ्लेम पे फोकस कर रहे हैं, तो जब हम थोड़ी देर तक फोकस करते हैं और बंद करते हैं तो वही फ्लेम हमको अंदर दिखती है ना, तो ये उसका नेचर है। ठीक है, तो ये एनर्जी का एक मैंने आप लोगों को करा दिया। एक निधि जी, आपका प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम था, वो भी आप आज ही पूछ लीजिए। एक क्वेश्चन मेरा है, जी जो हाँ, आपने बोलिए। ये आज्ञा चक्र पे ये बताया कि जैसे हम जो देख रहे हैं सडनली आंख बंद करते हैं तो वही अंदर छपता है एज इन आउटलाइंस के फॉर्म में, तो ये पॉजिटिव पार्ट है या ये ओके है या मतलब नेगेटिव है, क्या हम इसको ये कहें? आज्ञा चक्र का नेचर है। अब ये आप पे डिपेंड है कि वो जो सामने आप देख रहे हैं वो पॉजिटिव देख रहे हैं तो पॉजिटिव इफेक्ट होगा, आप नेगेटिव देख रहे हैं तो नेगेटिव इफेक्ट होगा। नहीं, जैसे मैं ये समझना चाह रही हूँ, कई लोग आंखें बंद करते हैं तो उनका ऑटोमेटिकली डार्क ब्लैक या सम कलर्स या कुछ शेप्स बनती हैं, देखिए, और कई जैसे जितना अभी जैसे निधि ने, हाँ जी, आपका कॉन्शियस लेवल बढ़ता जाएगा, आपका आज्ञा चक्र सेंसिटिव होता जाएगा, उतनी चीजें ये अधिक होती जाएंगी। जिनको बिल्कुल ब्लैक दिखता है, इट मीन्स उनका कॉन्शियसनेस लेवल जो है वो डाउन है, आपका थोड़ा सा अप हो गया। क्योंकि यदि आप कॉन्शियसनेस स्केल देखें ना, तो उसमें लगभग 250 के लेवल तक तो सिर्फ जितनी नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, जैसे ईर्ष्या, द्वेष, जलन, गिल्ट, ये सारी चीजें हैं। 300 पर नील पोजीशन आती है, और जब आप 300 से ऊपर जाते हैं तब ग्रेटिट्यूड, थैंकफुल या करुणा, मैत्री, मुदिता, ये सब आते हैं। और लगभग 700 के ऊपर जब आप जाते हैं तब एनलाइनमेंट, या जिसको हम कहते हैं केवल ज्ञान, उसकी प्रोसीजर शुरू होती है। तो ये बिल्कुल कैसा है, आइसक्रीम के कोन जैसा, सभी ने देखा होगा। और नीचे टिप पे बहुत नैरो होता है, और फिर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो सपोज यहाँ कहीं तक उसमें आता है 250, और उसके बाद फिर वो एकदम ब्रॉड होना शुरू होता है। ठीक है, तो ये जो ब्लैकिश दिखता है ये नैरो माइंड का एक सिंबल है। इससे हम मेजर करते हैं, जब हम मेडिटेशन कराते हैं तो सबसे एक्सपीरियंस पूछते हैं कि उनको आज्ञा चक्र पर क्या दिखा, और उससे हम मेजर करते हैं कि उसका कॉन्शियसनेस लेवल कहाँ तक है और हमको वहां से कितना ऊपर उठाना है।
तो मैम तो जैसे जैसे आप ये योग वगैरह साधना करते जाएंगे ना, तो इसमें ऑटोमेटिक आपका कॉन्शियस लेवल ऊपर उठता जाएगा। और मैम जो मतलब ये कॉन्शियस लेवल है ये हमें बाय कलर्स डिफाइन होएगा, कलर मतलब भी जैसे डिफाइन जैसे होगा। लाइटर कलर्स हो जाएंगे नहीं देखिए, तो कलर भी मतलब डिफाइन होगा, और आपकी जो किसी भी चीज के लिए आप डिसीजन लेते हैं, सोचते हैं, उससे भी होगा। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव के लिए लोग एक आधा पानी से भरा हुआ ग्लास रखते हैं, ये सभी को मालूम है ना। और पूछते हैं इस ग्लास में क्या है, जिसने बोला आधा पानी है तो वो बोलते हैं हाँ पॉजिटिव है, जिसने बोला खाली है तो कैलकुलेट करते वो नेगेटिव है। अब वो थ्योरी चेंज हो गई है। अब जिसने बोला कि आधा पानी है, इट मीन्स वो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में खड़ा है, सेंटर में। और जिसने बोला खाली है वो नेगेटिव साइड जा रहा है। ठीक है। अब जिसने ये बोला कि नहीं ग्लास तो भरा हुआ है, आधा पानी से है आधा हवा से है, वो पॉजिटिव साइड जाना शुरू हुआ। ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये चेंज होते जा रहे हैं आजकल धीरे धीरे, जितने रिसर्च होते जा रहे हैं। तो इन सब से एक मेजरमेंट होता है कि उसके आगे चक्र पर वो किस तरह की चीजें देख रहा है, सपने उसको किस तरह के आ रहे हैं, किसी भी चीज को लेके वो डिसीजन कैसे लेता है। उन सब चीजों से जब उनको सबको एनालिसिस करो, तब ये समझ में आता है कि उसका कॉन्शियस लेवल किस पे है। और जब आप लोग योग प्राणायाम हम सभी करते हैं, तो इसमें भले ही हम इस पर फोकस नहीं कर सकते कि हमारा कॉन्शियसनेस लेवल हाई हो रहा है, बट बाय प्रोडक्ट वो हाई होता ही है, क्योंकि उतनी आपकी बॉडी प्योर होती है, सोल प्योर होता है, आपका माइंड प्योर होता है। और तीनों में प्योरिटी आती है, आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, क्योंकि कॉन्शियसनेस लेवल के लिए हार्मोन्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर नेगेटिव हार्मोन्स क्रिएट हो रहे हैं तो आप कितना भी सोचो, आपका कॉन्शियस लेवल ऊपर नहीं बढ़ेगा, है ना। तो बहुत सारी चीजों पे होगा डिपेंड वो। तो जो एक ब्लैक दिखता है तो वो ऐसा मान के चलिए कि उनका कॉन्शियसनेस लेवल डाउन है। फिर जैसे जैसे वो अप होता जाएगा, और उसको फेस रीडिंग से भी पहचान सकते हैं कि जैसे सपोज आपने आईज बंद कराई, तो देखिए अगर आप 5 मिनट आंख बंद करके किसी को बिठाइए, उसको मत बताइए, लेकिन आपका फोकस उसके फेस पे होगा, तो वो मालूम पड़ा थोड़ी देर में आईब्रो ऐसा करेगा, थोड़ी देर में कुछ ऐसे जो मूवमेंट्स होते हैं ना आई बॉल के, वो भी आपको दिख जाते हैं बंद आंखों में भी, है ना। या कुछ थोड़ा बॉडी को मूव करेगा। तो उन सब चीजों से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसमें कितनी स्टेबिलिटी है, मन में कितनी स्थिरता है। तो ऐसे ये ओवरऑल बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता मैम है। जैसे आंखें बंद करी तो बॉडी में स्थिरता थी, मन में भी स्थिरता थी, और ओम भी वाइट कलर का दिखा, और ये भी वाइब्रेशंस महसूस हुई। लेकिन जब जैसे ही आंखें बंद करी और आपने बोला आज्ञा चक्र पे, तो मतलब जैसे बहुत सारी चीजें शफल हो रही थी। शुरू में तो होंगी। उसमें ऐसा नहीं था कि कोई कलर हो, कोई पर्टिकुलर शेप हो, ऐसा नहीं कुछ नहीं था। देखिए, कोई भी चीज वो बोलते हैं ना कि बिगनिंग इज वेरी डिफिकल्ट। हमेशा किसी भी चीज की शुरुआत बहुत डिफिकल्ट होती है, लेकिन जब आप उसको करते जाते हैं तो धीरे धीरे वो इजी हो जाती है, बिल्कुल गाड़ी के जैसे। कि जब आप सीखना शुरू करते हैं तो कितना स्ट्रेस रहता है, अभी गियर चेंज करना है, अभी ये ब्रेक है, नहीं नहीं ये एक्सीलेटर है, अब कोई सामने आ गया तो अरे ब्रेक करो। लेकिन जब वही आप 1 साल तक लगातार चलाते हैं तो आपको कुछ नहीं सोचना पड़ता है, आपके वो एक रिफ्लेक्स एक्शन क्रिएट हो जाते हैं, और ऑटोमेटिक मतलब आपके ब्रेन की वायरिंग जो है उसके अकॉर्डिंग हो जाती है। ठीक है। तो हमेशा मेडिटेशन में भी यही है कि जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि भाग जाओ, क्योंकि ये एक तरह की सिद्धि है। और अगर हर सिद्धि इजीली व्यक्ति को मिल जाए, देखो हर में कैपेसिटी तो है, जितने भी ह्यूमंस हैं सब में कैपेसिटी है कि वो इन सिद्धियों को पा सकते हैं। लेकिन अगर बहुत सहजता से मिल जाए तो हर ही व्यक्ति मोक्ष चला जाए या एक हायर लेवल पे चला जाए, तो फिर दुनिया कैसे चलेगी। तो ये बीच की रुकावटें हैं, अड़चने हैं जिनको हम कहते हैं। और थोड़ा सा और जब कॉन्शियस लेवल ऊपर जाएगा ना, तो ये सिद्धियां भी अड़चन होती हैं मोक्ष मार्ग के लिए। तो इसीलिए देखिए कि हमारे यहाँ जो साधु होते हैं वो सिद्धि पे कभी नहीं उलझते हैं,
जबकि एक स्टेज के बाद बहुत सारी सिद्धियां, जैसे जो अहिंसा व्रत का पालन करता है, हम बोलते हैं ना कि महावीर स्वामी के युग में शेर और गाय एक साथ पानी पीते थे। क्यों पीते थे? क्योंकि उनने अहिंसा धर्म का पालन किया। तो जो अहिंसा धर्म का पालन करता है, तो उसके सामने भी जो व्यक्ति आता है, तो उसके ऑरा से जब सामने वाले व्यक्ति का ऑरा टकराता है, तो उसके मन के जितने भी हिंसक हिंसक भाव होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, है ना? तो ये उनकी एनर्जी रहती है कि वो अपने भावों को उसमें समाहित कर देते हैं। तो एक स्टेज के बाद हर हर साधु को एक सिद्धि मिल जाती है। लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई भी साधु ये बता रहा है कि हाँ मुझे ये सिद्धि, क्योंकि यदि वो सिद्धि में उलझ गए, तो उनके आगे का जो मोक्ष मार्ग का रास्ता है, वो रुक जाएगा, है ना? जैसे ऐसा कहा जाता है कि जो अष्ट सिद्धियां हैं योग में, आपने पढ़ी भी होंगी, ये आचार्य श्री को अष्ट सिद्धियां जो हैं ये सिद्ध थी, और वो चाहते तो शायद अपने आप को 2-4 मिनट में ही ठीक कर लेते, लेकिन वो नहीं करते हैं क्योंकि वो रुकावट होती है उनके मोक्ष मार्ग में। ना बोलते हैं ना कि जैसे बड़ा कुछ पाना है तो छोटी चीजों को अनदेखा, तो ऐसे ही अगर मोक्ष की हम बात करते हैं, तो ये जो सिद्धियां हैं, ये बहुत छोटी चीज है उसके कंपैरिजन में। ठीक है? तो ये इस तरह से एनर्जी पूरा काम करती है। अब ये जो एनर्जी हाथ में क्रिएट हुई, अभी हमने क्या किया, ओम चैंटिंग की, और कोई हो सकता है हम मंत्र चैंट करें, तो ये एनर्जी बढ़ती जाएगी। जैसे मान लीजिए आप नमोकार मंत्र पढ़ के करते, जैसे आपने ओम चैंटिंग की, उसके बाद आप नमोकार मंत्र भी पढ़ते, या जो भी मंत्र पर ट्रस्ट है, उसके बाद करते, तो ये एनर्जी और तेज हो जाती। तो जब भी शरीर के किसी भाग में हमें या हमारे किसी ऐसे व्यक्ति को जो क्लोज हो तकलीफ हो, तो हमेशा क्या करना चाहिए कि जब ये सब हमने किया, जैसे एक एग्जाम्पल लेते कि मेरे कंधे में दर्द है, ठीक है? तो जब मैं ये सब करूं, तो पाम्स रब करने के पहले अपने हाथ को इस कंधे पे रख दूं, तो क्या होगा? कहीं भी दर्द है, इसका मतलब वहां पर एनर्जी लेवल क्या हो रहा है, या तो कम हो रहा है, या वहां एनर्जी का फ्लो रुक गया है किन्हीं कारणों से। क्योंकि अगर फ्लो भी कंटिन्यू नहीं होगा, तो वो हेल्दी नहीं रहेगा। तो जब मैं इसको हाथ को रखूंगी, तो यहाँ पर हाई एनर्जी है, और एनर्जी हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो करती है, तो ऑटोमेटिक इसकी एनर्जी हमारे शोल्डर में जानी शुरू हो जाएगी, और ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो इससे इतना इफेक्ट होता है कि जैसे कई बार ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं कि जो सर्जरी होती है, तो पोस्ट सर्जरी मान लीजिए उसकी जो रिकवरी 1 महीने में होना है, वो 10 दिन में हो जाती है। इतना फास्ट इसमें, जैसे हील अप है, वो घाव जो हुआ है सर्जरी का, उसका हील अप होना है, या सारी चीजें, तो ये सारे बहुत एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं कि कभी आपको ही शरीर के किसी हिस्से में दर्द है, परेशानी है, या कोई हिस्सा वीक हो रहा है। एज के साथ कई बार होता है ना कि कोई हिस्सा थोड़ा सा वीक होने लगता है, तो उस समय इन पाम्स को वहां पर रखिए, तो आपको वहां पर बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। चलिए, किसी और का कोई क्वेश्चन है क्या? मैम, जैसे आपने अभी सहारे से बिठाया, तो जब भी मेडिटेशन करते हैं तो सहारे से बैठ सकते हैं ऐसे? देखिए, प्रॉब्लम क्या होती है, मेडिटेशन का एक थंब रूल है कि स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, जब बिना सहारे के बिठाओ ना, तो स्पाइन तो ऐसे खींच के स्ट्रेट कर लेते हैं, लेकिन शोल्डर ऐसे राउंड रहेंगे, सिर ऐसा झुका हुआ रहेगा। तो ये जो एक ट्यूब इमेजिन की गई है, तो ये यहां से लेके टेल बोन तक, मतलब आपका ये जो सिर के पीछे वाला हिस्सा है, ये भी पूरा, ये जो पीछे स्पाइन है उसके 180 डिग्री पर रहना चाहिए। तो वो कभी नहीं रह पाता, और प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप सेल्फ कर रहे हैं, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आपने सिर सामने झुका लिया है, या कई लोगों का ऐसा थोड़ा सा हल्का सा ऐसे रखने की आदत होती है, या इस साइड, तो वो वैसे ही बैठेगा। और अगर मान लीजिए उसको आपने खींच-तान के बिठा भी दिया, तो उसका पूरा ध्यान शरीर पे रहेगा, मेडिटेशन पे जाएगा ही नहीं। तो जब अकेले करते हैं, तो वॉल का इसलिए सहारा लेने बैठते हैं कि जैसे ही यहाँ से वॉल का टच आपका छूटा, तो आपको तुरंत पता चल गया कि भाई मैंने नेक को आगे झुका लिया है, या शोल्डर
आपका टच छूटा, है ना? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमको हमेशा वैसे ही करना है, ये स्टार्टिंग के लिए। और जब हम उसमें परफेक्शन आ जाता है तो हम उस चीज को छोड़ते जाएं। तो प्रॉप्स बहुत यूज करने चाहिए, सारे यूज करने चाहिए, लेकिन सिर्फ इस थिंकिंग के साथ कि एक समय के बाद हमको उन प्रॉप्स को छोड़ना है। ठीक है, चलिए, आई थिंक सभी के हो गए क्वेश्चन। मैम इस टाइप की क्लास मैम, आप कह रहे थे कि हफ्ते में एक बार ले लिया करेंगे, तो आप कोई टाइम उसके लिए डिसाइड कर सकते हैं? कोई एक क्लास प्रैक्टिकल कर लिया करेंगे। आप लोग की 3 वैसे भी क्लासेस हैं, तो 3 की जगह 2 या फ्राइडे प्रैक्टिकल ऐसा कुछ कर लेंगे, कोई भी एक दिन। प्रीति जी पूछिए। मैम मेडिटेशन